हम लोग जो पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में वो इतना पढ़ चुके थे। मैं थोड़ा सा बता दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है? थोड़ा सा बता दूं। एक तो डिटर्मिनेंट्स पढ़ चुके थे। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला याद है क्या था? बहुत बढ़िया। एक तो ये फॉर्मूला है जो डिटर्मिनेंट्स वाला है। इसके अलावा एक फॉर्मूला होता है वही 1/2 करके, x1 y2 माइनस बाई थ्री, x2 y3 माइनस बाई वन, फिर x3 y1 माइनस बाई टू। समझ में आया? हाँ, वो एक्चुअली डिटर्मिनेंट्स वाली फॉर्म को एक्सपेंड करके वही आता है। अच्छा, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट ये पढ़ेंगे माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं। माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं ये पढ़ना है। मैं सब कुछ हटा दे रहा हूँ। ये ढेर सारे जो क्वेश्चंस करे थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ आ गए। अगर मैं बात करूं सबसे पहले बेटा माइनर्स की, तो हम लोगों के पास में डिटर्मिनेंट्स होगा, उस डिटर्मिनेंट्स के माइनर्स निकालने पड़ेंगे। 1 मिनट के लिए सारे बच्चे सुनेंगे। मैंने सपोज लिखा A11, A12, A13, A21, A22। अभी मैं 2x2 की ही एक मैट्रिक्स लेके एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर सपोज ये तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और हम मैंने बोला कि बेटा एक काम करते हैं, इसके मेरे को माइनर्स निकालने, तो माइनर्स को डिनोट करते हैं हम लोग एम से। ठीक है, एम से डिनोट करेंगे इसको हमेशा, एम से। कोशिश ये करना कैपिटल एम से डिनोट करना माइनर्स को। को फैक्टर को हम लोग ए से डिनोट करेंगे। तो माइनर अगर मेरे को निकालना है, तो मान ले बच्चा मेरे को माइनर निकालना है 1 1, मतलब पहले वाला हर एलिमेंट का अलग अलग माइनर निकलता है। तो अगर मैं पहले का माइनर निकाल रहा हूं तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो गायब कर दो, कौन बचा? तो A22 इसका माइनर हो गया, A22 इसका माइनर हो गया। मैंने बोला कि माइनर निकालना है सेकंड वाले एलिमेंट का, दैट इज M12 निकालना है। तो तुम क्या करोगे? M12 ये और ये गायब कर दोगे बेटा, तो A21 आ गया, A21 आ गया, दो लिख दिए। थोड़ा सा आगे बढ़े। अब मैं, हमेशा याद रखना, मैं जानबूझ के ये जो कॉलम है, ये जो सॉरी रो है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। अब मैं इसके बगल में जब ये वाला लिखूंगा तो वो भी ऐसे लिखूंगा। तो मैं अब की बार निकाल रहा हूं माइनर इस वाले एलिमेंट का, तो ये वाला गायब कर दो, ये गायब कर दो, है ना? तो कौन बचा? A12 बचा। अगर मैं लास्ट वाले का माइनर निकालूंगा तो जसकरण बता तो क्या होगा? ये वाले का निकाल रहा हूं तो ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, ऐसे ड्रॉ कर दो, कर दिया, मतलब ये और ये गायब कर दो, बचा कौन? A11 बचा, ये माइनर हो गया। माइनर तो बड़ा आसान है, माइनर में प्लस माइनस का कोई चक्कर भी नहीं होता है। पहले इतना कॉपी करो तो बेटा जल्दी से, ठीक है। 2x2 के माइनर निकालना बड़ा आसान है। मोबाइल अंदर कर ले बेटा, बैग में रख दो। अच्छा, ऐसे हम लोग सीखेंगे तुरंत इसके बगल में का को फैक्टर क्या होते हैं, दोनों चीजें एक साथ सीखते हैं। तो को फैक्टर को हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल ए से। वैसे क्या होता है ना, को फैक्टर को काफी लोग सी से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से, लेकिन कोई नहीं, हम लोग ए से डिनोट करेंगे। क्योंकि ज्यादातर बुक्स में तुम देखोगे तो ए लिखा रहता है, ए भी लिखा रहता है, सी भी लिखा रहता है। अब कोफैक्टर निकालने का क्या तरीका रहेगा? अगर मान ले बच्चा मेरे को पहले का कोफैक्टर निकालना है, तो मैं A11 लिखूंगा, A11 लिखूंगा। सेम तरीका जैसे माइनर निकालते हो वैसे ही कोफैक्टर निकाल दो, एग्जैक्ट सेम। तो ये तुम्हारा कोफैक्टर हो गए, मैं कॉपी कर दे रहा हूं, ये कोफैक्टर हो गए, ये बेटा तुम्हारे कोफैक्टर हो गए। A12 निकाला, इसका आंसर आया A21। फिर मैंने यहाँ निकाला A21 निकाला, इसका आंसर आया A12 जो भी है, और इससे मैंने निकाला 22 का, इसका आया 11। बस को फैक्टर में और माइनर में छोटा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है? मैं फॉर्मूला भी नहीं लिख रहा। अंतर सिर्फ इतना रहता है कि जिस एलिमेंट का तुम निकाल रहे हो, ये 11 है, इन दोनों का सम करना। अगर इवन नंबर सम आता है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, और इवन नंबर सम नहीं आता तो उसके आगे एक माइनस चिपका दो। तो इन दोनों का सम ऑड नंबर है तो यहाँ माइनस लगा दो, इन दोनों का सम ऑड नंबर है तो माइनस लगा दो, ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि को फैक्टर में और माइनर में क्या रिलेशन होगा, तो एक रिलेशन होता है कि जो को फैक्टर होते हैं, जो बच्चा को फैक्टर होते हैं, मैं आई जे से डिनोट कर रहा हूं, वो होते हैं माइनस टाइम्स आई प्लस जे, और यहां पे एम आई जे। इस चीज को मैं थोड़ा सा समझाता हूं। एक्चुअली कोफैक्टर कोफैक्टर और माइनर दोनों एक ही बात है,
एग्जैक्ट एक ही बात है। अंतर सिर्फ आता है प्लस माइनस का। तो माइनस के ऊपर जब जब इन दोनों नंबर का सम अगर इवन नंबर होगा तो -1 तो बेटा प्लस बन जाएगा, और अगर ऑड नंबर सम होगा तो माइनस आ जाएगा। समझ में आ गया? तो तुम्हें अब कभी भी एग्जाम में अगर पूछा जाए, पहली बात तो माइनर तुमसे कभी पूछा ही नहीं जाएगा, पूछा भी जाएगा तो सिर्फ 1 मार्क्स में। हमेशा तुम्हें को फैक्टर की जरूरत पड़ा करेगी, तो तुम ये वाला स्टेप क्या करोगे, स्किप कर दिया करना, डायरेक्ट ये स्टेप लिखा करना। ठीक है, जल्दी से यहाँ तक कॉपी करो बेटा। अभी ये 2x2 का है, ऐसे ही 3x3 का करेंगे। और माइनर हो, को फैक्टर हो, डिटर्मिनेंट्स हो, सिर्फ और सिर्फ हम लोग ये निकालते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, जल्दी कॉपी करो बेटा, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद ये फॉर्मूला भी लिख लेना अच्छे से, बुक्स में लिखा होता है। अच्छा बेटा, इतना सीख गए। अब इसी में फिर से हम लोग लिखेंगे 3x3 के लिए। अगर मैंने मैट्रिक्स एक ली, मैंने मैट्रिक्स ली सपोज A11, नहीं नंबर ना लूँ, नंबर क्या करते हैं ना दिक्कत, मैं नंबर ले ले रहा हूँ आसान रहेगा। मैंने बेटा मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 -1 2 -1 3 1 1, ये मैंने ले ली मैट्रिक्स, या डिटर्मिनेंट्स ले लिया, डेल कर दे रहा हूँ। और इसके मैंने अगर तुम्हें बोले डिटर्मिनेंट्स लेंगे, अभी तुम कंफ्यूज हो जाओगे। चलो मैट्रिक्स ले ली, और इसका कुछ नाम रख दे रहे हैं, सपोज ये पी मैट्रिक्स है। पी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम लोग को फैक्टर को हर बार कैपिटल ए से डिनोट करेंगे तो कंफ्यूजन ना हो। अगर मैं बोलूँ इसके माइनर्स निकालने हैं, तो बेटा इसके जो माइनर्स निकालोगे, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं इसमें 9, तो कितने माइनर निकलेंगे 9 निकलेंगे। तो पहला माइनर जब हम निकालेंगे तो ये एलिमेंट्स क्या होता है, तो तुम बोलोगे सर ये एलिमेंट्स होता है 1 1 होता है ना। तो मान ले छोटू तुमने इसको गायब करोगे और इसको गायब करोगे तो कितना बचा 2 -1 1 1, तो मैंने यहां लिखा 2 -1 1 1, और इस पे डिटर्मिनेंट्स लगाना है। अब तुम्हारे लिए बेटा डिटर्मिनेंट्स निकालने का ये तरीका होता है, इन दोनों का करो मल्टीप्लाई, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 का मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो -1, तो आंसर कितना आया 3 आ गया। समझ में आया डिटर्मिनेंट्स कैसे लेते हैं? अभी थोड़ा थोड़ा सीख लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं M11 निकाला, M अगर 12 की बात करूं तो 12 का मतलब सेकंड वाला, तो मैंने इसको गायब कर दिया और इसको गायब कर दिया, बचा कौन -1 और 3 और 1। अब यही बताइए हर्षप्रीत बेटा डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बताया -1 माइनस -3, तो आंसर कितना आया 2 आया बेटा, 2 इसका आंसर आया क्योंकि ये प्लस हो गया और 3 -1 2 होता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट ऐसे ही M13 निकालो, 13 का मतलब ये, और मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूँ नीचे नीचे। अब दूसरा लिखूंगा तो मैं यहाँ लिखूंगा, तीसरा वहां लिखूंगा, जिससे कि हमें एक और ट्रांसपोज होता है वो नहीं लेना पड़ता है। तो 13 निकालूंगा तो 13 में ये और ये गायब कर दो बेटा, तो ये बचा -1 2 और 3 और 1। और जब तुम्हारी स्पीड अच्छी हो जाए तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर दिया करना। ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग है। तो आंसर आया -7। एक काम करो सारे बच्चे, मैंने 3 निकाले, बाकी के 6 तुम लोग निकालो, जल्दी करो। मैं अपना डायरेक्ट कर रहा हूं, तुम लोग अपना निकालते रहो। 2 1 आएगा, जैसे मैंने ये लिखे ना ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, है ना, लेकिन अब अभी तो स्टार्टिंग है ना, तो थोड़ा सा तुम्हें टाइम लगेगा। कोई भी मेरा कॉपी नहीं करेगा, अपना अपना करो बेटा। इसको इसको गायब किया, ये बन गया -2 -6, दैट इज -8। 3 2 ये और ये गायब किया, ये बन गया
-1 माइनस माइनस +3 दैट इज 2। युवराज समझ में आ रहा है? तुमने तो स्कूल में हो गया होगा बेटा। चलो आंसर मैच कर लेना, आंसर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, खासकर माइनर्स। बढ़िया से कर लो। ये लास्ट वाला जो है ना मैंने गलत किया है, क्योंकि ये और ये गायब करोगे तो 2 और +2 आएगा बेटा, 4 आएगा। 2 और 2 4 आ जाएगा। कर लो कर लो। अब देखो इतना काम सारे बच्चों ने कर लिया। अब यहां से अगर मैं बोलूं कि निकालो बेटा कोफैक्टर, निकाल दोगे? तो एक काम करो, सारे बच्चे कोफैक्टर निकालो। मेरे पास जगह की बड़ी कमी है तो मैं कोफैक्टर यहाँ ऊपर ही लिख दूं। तो मैं कोफैक्टर लिखता हूँ, और कोफैक्टर लिखते समय किसी भी बच्चे से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कोफैक्टर डायरेक्ट लिखने चाहिए। हम लोग लिखेंगे A11, A12, A13। जो आंसर निकालें उन्हीं आंसर के आगे तुम्हें प्लस माइनस ही तो लगाना है। मैंने यहाँ 3 लिखूंगा, इसके आगे -2 कर दूंगा, और इसके आगे मैं -7 ही रहने दूंगा। ऐसे ही यहाँ लिखूंगा A21, ये मैं हटा दे रहा हूँ, ये सारे यूज कर लिए। A21, A22, A21 की वैल्यू है तो ये आ जाएगी माइनस। अभी अभी एक बात बताओ, मैंने यहाँ चेंज किया है क्या कुछ? नहीं नहीं नहीं, मैंने लास्ट वाली वैल्यू में माइनस लगाया कि नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, इधर की मैं बात कर रहा हूँ, इधर सही ऐसा ही था, -3। अच्छा हाँ, इधर मैंने माइनस चेंज कर दिया है, ठीक है। इधर मैंने माइनस चेंज कर दिया। अगर नहीं भी कर रहा है, थोड़ी देर पहले मैं कॉपी कर देता हूँ वैल्यू, फिर चेंज करूँगा। मैंने लिखा यहाँ 2 लिखा, और 2 के बाद यहाँ -7 लिख दिया। मैं सिर्फ कॉपी वैल्यू ऐसे ही कर दे रहा हूँ, कॉपी कर दे रहा हूँ सारी की सारी, फिर चेंज करता हूँ एक साथ। ये लिखा, फिर ए A22 लिखूंगा बेटा, 22 आ जाएगा मेरा। अभी -8 है, मैं चेंज कर दूंगा थोड़ी देर में। और 23 आ जाएगा तुम्हारा -5। यहाँ आ जाएगा A31, A32, A33। ये आ गया -8, ये आ गया बेटा 2, और ये आ गया तुम्हारा 4। अभी मैंने कुछ चेंज नहीं किया। चल अब क्या बेटा, कौन सा वाला? नहीं नहीं, अभी मैंने चेंज नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, अभी मैंने जस्ट माइनर को कॉपी करा। अब बता बेटा मेरे को किसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा मेरे को? जो जिनका सम ऑड नंबर पर रहा हो। तो ऑड नंबर एक तो बेटा यहाँ माइनस लगा दो, इसमें बेटा यहाँ माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और एक तुम्हारा ये प्लस हो गया, एक बच्चा ये माइनस हो गया, खत्म। समझ में आ गया? तो लिखा समझ में आया अच्छे से कि नहीं? तो ये होता है बेटा कोफैक्टर निकालने का तरीका, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स होती है। हमेशा याद रखना, मैं ये चीज़ें इसलिए सिखा रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर बाद मैं सिखाऊंगा इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है इन्वर्स निकालने के लिए। तो इन्वर्स निकालने में हमें माइनर की ज़रूरत पड़ेगी, कोफैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, एडजॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए स्टेप बाय स्टेप हम तीनों चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कॉपी करो, बढ़िया से लिखो बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, पहले 1 सेकंड के लिए सुनोगे, एग्जाम में एमसीक्यू में बड़े काम में आते हैं। अगर हमें किसी चीज़ का डिटर्मिनेंट्स निकालना है तो यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनेंट्स इन अ डिटर्मिनेंट द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो। कोई एक रो दे रखी है, उनके एलिमेंट का क्या दे रखा है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। देखो बेटा, हर एलिमेंट का एक कोफैक्टर होता है, हर एलिमेंट का।
ये अगर पहला एलिमेंट है तो इसका कोफैक्टर कौन है, A11। अगर ये दूसरा एलिमेंट है तो कोफैक्टर है A12। ये 13 है तो इसी का एलिमेंट। मोटा मोटा ये याद रखना कि अगर तुम्हारे पास में मैं एक मैट्रिक्स लिख दूं ऐसे करके, A11, A12, A13, ऐसे लिखा मैंने A21, A22 और A23, यहाँ पे लिखा 31, 32, 33, ये लिखा। और लिखने के बाद में अगर ये सपोज P मैट्रिक्स है और मैं पहले वाले रो के मैं सारे के सारे कोफैक्टर निकाल दूं तो कितने कोफैक्टर निकलेंगे, सिर्फ 3। और उन कोफैक्टर का मल्टीप्लाई इन्हीं के साथ कर दूं। मैं पहले इसका कोफैक्टर का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दूं, इसके कोफैक्टर का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दूं, इसके कोफैक्टर का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दूं और तीनों को ऐड कर दूं। अगर मैंने ये कर दिया तो इसका डायरेक्ट डिटर्मिनेंट्स आ जाएगा पूरे मैट्रिक्स का। तो मतलब टाइम बच जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है, टाइम बच जाएगा। ये हम लोग कब यूज किया करेंगे, ये MCQ में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। ठीक है, अभी यार जैसे दो बच्चे हैं तो इनको पता ही नहीं है कि डिटरमिनेंट्स निकालते कैसे हैं, तो कोई नहीं, अभी इतना समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अब ऐसे ही बेटा मान लो ये मैंने कौन सी वाली रो ली थी, फर्स्ट। ये कौन सी रो है, ये कौन सी है, थर्ड। मतलब तुम कौन सा भी ले लो, तुम कॉलम भी ले सकते हो बेटा। ये कॉलम ले लो और इस कॉलम के ही करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकाल दो, आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, डायरेक्ट डिटरमिनेंट्स आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम करो बेटा, ये यहां से यहां तक जो भी अंग्रेजी लिखी है चुपचाप कॉपी करो। देखो यहाँ पे ये है 1 2। हाँ ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये वाला तो आ गया डिटरमिनेंट्स निकालने का तरीका, पूरा सुन लो, एक सेकंड और सुन लो तब लिखो। इन अ डिटरमिनेंट द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विद द कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो। तुमने यार इसके तो निकाल लो एलिमेंट और इसके निकाल लो तुम कोफैक्टर और आपस में करा दो मल्टीप्लाई, तो आंसर हमेशा 0 आएगा। फिर से सुनो, अगर मान लो बेटा पहली वाली रो है, तुमने पहली वाली रो के ले लिए एलिमेंट और दूसरी वाली रो के इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर और इसका कोफैक्टर आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिए। तो जैसे ये है ना, A11 है पहली रो का फर्स्ट एलिमेंट और कैपिटल A21 का मतलब है सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे ही ये कर दिया, तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। ये प्रॉपर्टी है। जल्दी से सुंदर राइटिंग में कॉपी करो, तो जल्दी करो बेटा। ये डिब्बे में बंद भी रखना, मैं MCQ में पूछूंगा पक्का टेस्ट में। हाँ बेटा, तब भी आंसर 0 आएगा। और बताएं, फर्स्ट रो के कोफैक्टर का थर्ड रो के साथ करोगे तब भी 0 आएगा। कौन सा, मैंने चेंज किया बच्चा। एक छोटा सा है क्वेश्चन, पूछा है माइनर बताओ, कोफैक्टर बताओ हर एक एलिमेंट्स के। ये बेटा डिटरमिनेंट्स दे रखा है तो इसको ऐसे करो, ये गलत तरीके से टाइप किया हुआ है। सारे बच्चे खुद करो, मैं नहीं बताने वाला। मैं पहले यहां लिखूंगा माइनर्स, M11, M12। देखो बेटा माइनर्स तो आ गए निकल के। अब मेरे को ये बताएगा दक्ष, कोफैक्टर कैसे निकालेगा, छोटू बोलो। कोफैक्टर निकालने के लिए A11 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, A21 निकालेंगे, A22 निकालेंगे। चल बेटा 1 1 का बताओ, बोलो बेटा। चल तो तुम ऐसा करना, अब देखो दिमाग ही नहीं लगाना, तुम पहले क्या करो, पहले कॉपी कर दो। कर दिया, चल बेटा मैंने ये कॉपी कर दिया, जस्ट कॉपी करे, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वैल्यू कॉपी कर दी। अब तुम बताओ 1 और 1 का सम क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर इतना बोलो, इवन नंबर हमेशा इवन होगा या ऑड नंबर होगा। अगर इवन नंबर है तो इवन नंबर का अगर तुम -1 की पावर इवन नंबर होगी तो आंसर कैसा आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो तुम कहो सर ये तो ऐसे ही रहेगा, इन दोनों का सम कैसा है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो माइनस चिपका दो इसके आगे। इन दोनों का सम कैसा है बेटा, ऑड नंबर है तो माइनस लगा दे। इन दोनों का सम कैसा है, इवन नंबर है तो प्लस लगा दो। ये बेटा आंसर हो गया, समझ में आया। जल्दी लिखो, छोटा सा सवाल था 1 2 नंबर का। नेक्स्ट सवाल करते हैं। डन बेटा, कर लिया।
नेक्स्ट सवाल कहता है तुमसे, ये थोड़ा बड़ा सवाल है, इसमें तुम्हें माइनर पूछे कोफैक्टर पूछे, और एक चीज ध्यान रखना आगे क्या पूछा है, हेंस इवेल्युएट डिटर्मिनेंट्स। अब डिटर्मिनेंट्स इसको वैसे नहीं निकालना लंबे वाले मेथड से, हम कोफैक्टर निकाल ही लेंगे। तो अभी जो गंदा सा सॉरी अच्छा सा फॉर्मूला पड़ा है ना, वो फॉर्मूला यूज करके निकाल लेंगे। एक काम करो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिख के फिर सॉल्व करते हैं, जल्दी करो सारे बच्चे। पहले मेरे को माइनर और कोफैक्टर बताओ, ट्राई करो। तुम लोगों ने निकाल दिया? एक सेकंड रुकना बेटा, सुनो पूरी, तुम लोग सारे तो नहीं निकाल रहे। फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो पूछा है ना, ओनली थर्ड रो निकालना है, ओनली थर्ड रो। तुम सारा निकाल रहे, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। झाड़ू बोला गया अपने घर में लगाना, पूरे कालकाजी में लगा दिया है ना। ऐसे नहीं करना, थर्ड रो का निकालना बेटा। तो थर्ड रो में अगर मैं माइनर्स की बात करूं, मैं यही सोचूं कि इतना टाइम कैसे लग रहा है यार। थर्ड रो का निकालेंगे तो पहले बनेगा 3 1, 3 1 में ये और ये गायब हो जाएगा बच्चा। तो ये बनेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -7 माइनस माइनस प्लस 24, कितना बना बेटा? 17। 3 2, 3 2 का मतलब है ये और ये गायब हो जाएगा, ये और ये गायब हो जाएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 6 - 8 दैट इज -2। M33, M33, ये और ये गायब हो जाएगा, ये रहेगा बेटा। तो -18 प्लस 7 कितना बचा? बस यही पूछे थे। इसके तुरंत बाद यहां पे निकालेंगे इनके हम लोग कोफैक्टर। कोफैक्टर, तो कोफैक्टर में सबसे पहले हम लोग कर लिखेंगे A31, A32, A33। 3 1 की बात करें तो ये वैल्यू है ना 17, पहले मैं कॉपी कर दे रहा हूँ, ये 17 है, -2 है और -11 है। चल बेटा कौन बताएगा? ओजस, ओजस किस किस के आगे मैं माइनस लगा दूं? वेरी गुड, तो ये बन जाएगा प्लस, बस, बस है ना, ये बन गया। देखो इतना काम तो हम लोगों ने खत्म कर लिया। आगे पूछा है हेंस इवेल्युएट डिटर्मिनेंट्स, इस डेल का मतलब होता है डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स निकालते समय अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अगर तुम्हें किसी एक पर्टिकुलर रो के या किसी कॉलम के कोफैक्टर पता है तो कोफैक्टर का मल्टीप्लाई किस में कर दो, उसके एलिमेंट्स के साथ कर दो, तो डायरेक्ट डिटर्मिनेंट्स निकल के आता है। तो मैं फॉर्मूला लिखता हूं, लास्ट वाले का करूंगा बेटा। तो लास्ट वाला है A31 का मल्टीप्लाई A31 के साथ, प्लस A32 का मल्टीप्लाई A32 के साथ, प्लस A33 का मल्टीप्लाई A33 के साथ। हमारे पास में ये एलिमेंट्स पहले से गिवन है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 17 के साथ में, प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ में, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे -11 के साथ में। तो आंसर कितना आ गया? ये 34 आ गया, ये 2 आ गया, ये कहाँ बेटा दोबारा बोलो। अच्छा ओवरऑल -4 बता रही है आंसर, रुको देखने दो। अच्छा ये ओके, ये दिख नहीं रहा माइनस है, ये तो ये प्लस का 44 आ जाएगा। तो ये आ गया तुम्हारा 36 + 44, 80 इज द करेक्ट आंसर। और डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू निकल के आती है वो हमेशा एक ऐसे ही आएगा, कोई कांस्टेंट आता है, ठीक है, कांस्टेंट या वेरिएबल में होगा तो वेरिएबल आएगा, लेकिन मैट्रिक्स या उसके फॉर्म में नहीं आता है आंसर। आगे बढ़े, कर लो कर लो। तो हम लोगों ने देखा कैसे उस फॉर्मूले का यूज किया, अदरवाइज तो इतने लंबे का डिटरमिनेंट्स निकालना तो बहुत दिक्कत करता। ये बेटा बोर्ड में आया हुआ सवाल है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कई बार। जैसे तुम क्वेश्चन कर रहे हो हम लोगों की एनसीईआरटी में नहीं होंगे, लेकिन एग्जाम में आते हैं, इसलिए करने हैं। आगे बढ़े, ये दोनों मिला के 10 to 12, दोनों एक साथ। 100 कौन बोल रहा था? सारे बच्चे ये क्वेश्चन लिखेंगे। आगे क्या दे रखा? ईच एलिमेंट ऑफ, नहीं, फाइंड द माइनर से, इसको छोड़ दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं,
ये हाँ पूरा अभी तो किया ही, इसको स्किप करते हैं आगे बेटा। सारे बच्चे हेडिंग डालो, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, स्टार बनाओ। बिल्कुल आएगा, कौन सा, नहीं नहीं मैं अभी डिटर्मिनेंट्स वाला पार्ट बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं आएगा, टेस्ट में, ठीक है। मैं नहीं पूछूंगा, मैं सिर्फ मैट्रिक्स वाला पार्ट पूछूंगा, ठीक है बेटा। मैं डिटर्मिनेंट्स का कोई क्वेश्चन दूंगा नहीं अभी। कोई नहीं बेटा, आप क्या टेंशन ले रहा। वो बेटा हेडिंग लिखो तुम, एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने का बड़ा आसान तरीका, क्या करोगे तुम, एडजॉइंट अगर निकालना हो, पहली बात तो एडजॉइंट, मान ले बेटा एक ए मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ऑफ ए लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ए डी जे लिखूंगा, इतना ही समझ जाना एडजॉइंट है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका होता है कि जो कोफैक्टर की मैट्रिक्स होती है, कोफैक्टर की मैट्रिक्स क्या हम लोगों ने अज्यूम करी थी, ए, ए या फिर सी, मान लेते हैं बेटा कि मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। जो भी तुम्हारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगी उसका तुम्हें जस्ट ट्रांसपोज लेना होगा, ठीक है बेटा। जैसे मैं आसान तरीके से और बताऊं, तो अगर तुम्हारे पास में कोफैक्टर मैट्रिक्स है सी, अगर सी से डिनोट करिए, तो इसका बेटा ट्रांसपोज कैसे लोगे, ऐसे ही तो लोगे, डैश करके तो ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज में होता क्या है, रो कॉलम बन जाता है, रो कॉलम बन जाता है, रो कॉलम बन जाता है। तो ये तुम्हारे पास फॉर्मूला आ गया कि अगर तुम्हारे पास किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हो, तो पहले निकाल लो उसके क्या, कोफैक्टर, और कोफैक्टर निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज ले लो। अब तुम्हें मैं बड़े मजेदार बात बताऊं, थोड़ा पीछे चलता हूं। मैंने अभी जो क्वेश्चन कराए थे, वो क्वेश्चन कराते समय जानबूझ के मैंने एक चीज करी थी, और कहाँ गया सवाल, और पीछे जाते हैं, चलो ये मैंने बेटा जो मैट्रिक्स लिखी है ध्यान से देखो, क्या ये मैट्रिक्स जो मैंने लिखी है कोफैक्टर मैट्रिक्स, अभी लिखना मन सिर्फ सुनते जाना। अगर कोफैक्टर मैट्रिक्स की मैं बात करूं, तो ये मैंने ऐसे ही तो लिखी है, इसको मैंने जानबूझ के किस, अब नहीं ऐसे नहीं लिखूंगा, अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, वैसे ऐसे तो लिखूंगा 3 - 2 - 7 1 - 8 - 5 और -8 - 2 और 4, ऐसे ही तो लिखूंगा बेटा, क्योंकि एलिमेंट देखो ना, 1 1 है, फिर 1 2 है, फिर 1 3 है। लेकिन मैंने जानबूझ के ऐसे इसलिए लिखी है क्योंकि हमें कोफैक्टर तो वो नहीं पूछेगा निकालने को, वो हमसे हमेशा एडजॉइंट पूछेगा। तो हमारे पास में जो भी ये निकल के आई है, इसको जस्ट हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, वो डायरेक्ट एडजॉइंट हो गया, सीधा सीधा लिख देंगे। तो हम एडजॉइंट अगर यहां से लिखूंगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा, ये बेटा क्या आ गया तुम्हारा, एडजॉइंट आ गया। इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसे करके ब्रेक करके लिखा था, ठीक है। अब वहीं चलते जहां थे हम लोग, ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, ये भी हो गया था, ये तो किया ही नहीं था। तो यहां से बेटा एक काम करो, इतना लिखो। अच्छा एक चीज और लिख लेते हैं, अब इनवर्स पूछता है, तो इनवर्स निकालने का तरीका होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये होता है बेटा इनवर्स निकालने का फॉर्मूला। अब अगर मैं बोलूं कि देव एक काम करो बेटा, इनवर्स निकालो, तो तुम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले तो उसके माइनर्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि माइनर्स नहीं निकलेंगे तब तक तुम कोफैक्टर नहीं निकाल पाओगे। लेकिन माइनर्स वाला इस जो स्टेप है उसको स्किप करके डायरेक्ट कोफैक्टर निकाल दो, निकाल दिए। और कोफैक्टर को ऐसे लिखना, ऐसे 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 कॉलम वाइज लिखा। कोफैक्टर जो मैट्रिक्स निकल के आई है वही तुम्हारी किसकी मैट्रिक्स हो गई, एडजॉइंट की, एडजेसेंट नहीं है, एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। और डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का, वो मैंने बताई था लंबा सा तरीका, अभी मैं बताऊंगा बेटा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना डिटर्मिनेंट्स निकालने का। और डिवाइड कर दोगे, मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट इनवर्स। एक काम करो, ये पूरा कॉपी करो, तो अच्छे से कॉपी करो। हाँ बेटा बोलो। अब तुम्हारे पास जीरो मैट्रिक्स हुई, एक बार जीरो मैट्रिक्स के तुम दिमाग लगाओ, को फैक्टर निकालोगे तो क्या आ जाएगा। पहली बात याद रखना, दुनिया में जितनी भी मैट्रिक्स हैं हर मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता ही नहीं है। जीरो मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट्स होगा वो निकलेगा ही नहीं, जीरो आएगा। और 1/0 क्या होता बेटा, अनडिफाइंड। इसका मतलब इनवर्स ऑफ जीरो मैट्रिक्स इज नॉट पॉसिबल, ठीक है।
जल्दी देखो, क्योंकि हर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकलता है, उन्हीं का निकलता है जिनका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होता है। समझना नहीं है, अभी अभी मैंने लिख दिया ना कुछ। अगर किसी का इनवर्स निकालोगे तो क्या होगा, फॉर्मूला 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं बेटा, कोफैक्टर मैट्रिक्स, और डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं, आता है, बताया था ना। तो उसको डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अभी लिख लिया, बॉक्स में बंद कर दो इसको अच्छे से। नेक्स्ट बेटा, कुछ हम लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरूर लिखने हैं। पहला पॉइंट क्या है कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और नॉन सिंगुलर क्या होती है। अगर कोई पूछे बेटा तो मैं यहाँ आसान भाषा में लिख दे रहा हूं, अगर किसी का डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए, अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए तो इसको बेटा हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका नाम होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। ये सब वन मार्कर क्वेश्चन होते हैं बेटा, वन मार्कर भी होते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, अगर तुम्हारे पास एक डिटर्मिनेंट्स दिया और वो उस डिटर्मिनेंट्स के अंदर में कुछ वेरिएबल हैं और बोला गया ये जो मैट्रिक्स है वो है सिंगुलर, तो तुम क्या करो, उसका डिटर्मिनेंट्स निकाल के इक्वल टू जीरो कर दो और सॉल्व कर दो, अपने आप वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अगर किसी का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, नॉन सिंगुलर बोलेंगे, नॉन सिंगुलर बोलेंगे। एक काम करो, जल्दी से लिखो तो, ये 2 पॉइंट लिखो कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। कौन सी वाली बेटा, वो बिल्कुल लिखनी है, लिख लो, या तो ऊपर वाली लिख लो, नहीं तो ये दो लिख लो, बात एक ही है।